अब हमें स्टडी करना है कि किस तरह से इंसुलेटर बिहेव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो हेडिंग डाल लेते हैं, बिहेवियर ऑफ इंसुलेटर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके इंसुलेटर किस तरह बिहेव करते हैं ये जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले यार आपने ये चीज देखी होगी कि हम लोग बार बार एक नया वर्ड यूज कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर में, डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक, जो कि होता एसेंशियली एट द एंड ऑफ द डे एक इंसुलेटर ही है। सो क्यों हम किसी इंसुलेटर को इंसुलेटर ना बोल के डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं? तो फर्क बस इतना है कि एक इंसुलेटर में जब चार्ज इंड्यूस हो जाता है ना, जब उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, ये जो इक्वेशन है ना, मैं काफी केमिस्ट्री के टर्म्स में लिख के दिखा रहा हूँ आपको। जिस तरह से होता है ना कि रिएक्टेंट ए प्लस रिएक्टेंट बी इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट, तो यहाँ पे कैटालिस्ट का रोल आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्ले कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड के होने से कुछ चार्ज इंड्यूस हो जा रहा है एक इंसुलेटर पे, है ना। और इंसुलेटर में जब इंड्यूस चार्ज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस पे, दैट गिव्स राइज टू अ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है ना, इस तरह से डाइलेक्ट्रिक का जन्म होता है। तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर ही है, उसको बस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, जिस वजह से उसके सरफेस पे कुछ चार्ज इंड्यूस हो गए हैं, इस वजह से उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। दूसरा हम लोग ये जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक ना ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोलर और नॉन पोलर नेचर आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है, ये जो भी मैंने अंग्रेजी में बोला इसका मतलब बताता हूँ। डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं, है ना। एक होता है आपका पोलर, एक होता है आपका नॉन पोलर। ठीक है, पोलर का सिर्फ रिलेशन पोलैरिटी से है। पोलैरिटी आपका होता है बीइंग पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, आइदर ऑफ द पोल्स, दो पोल में से, पोल क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो पोल होते हैं, वन इज पॉजिटिव पोल, वन इज नेगेटिव पोल। सो पोलैरिटी इज रिलेटेड टू बीइंग पॉजिटिव और बीइंग नेगेटिव। सो यहाँ पर अगर ये पोलर है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग इन नेट पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। अल्टीमेट रूप में कोई चीज या तो पॉजिटिव या नेगेटिव होने वाली है, यहाँ पर नहीं होने वाली है। समझाता हूँ कैसे। हम लोग ना यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक को हम मॉलिक्यूलर टर्म पे अगर स्टडी करें, मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम लोग उसको स्टडी करें, तो जो पोलर होगा ना, पोलर में मान लो आपका जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिव है, जो कि होता भी है। आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, वो एक एज अ क्लाउड रहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है आपका। तो अगर आपका कोई मॉलिक्यूल ऐसा है ना जहां पर ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो प्रोटॉन है, अगर एक तरफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लेते हैं इनका ना, अगर ये प्रोटॉन है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहाँ लाई करेगा, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहाँ लाई करेगा। तो अगर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्रोटॉन्स इज नॉट इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन आपका मॉलिक्यूल क्या होता है या एटम क्या होता है, इट इज पोलर। ठीक है, इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो वो है आपका वाटर। वाटर में सुन के आपको आश्चर्य होगा कि हमेशा एक पोलैरिटी रहती है। ठीक है, वाटर में हमेशा एक डाइपोल रहता है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है आपका 6 इंटू 10⁻⁻28 कूलम्ब मीटर। ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट ही हो गया आपका, चार्ज टाइम्स द डिस्टेंस। सो उसमें एक परमानेंट डाइपोल रहता है, दैट मींस द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस पॉजिटिव न्यूक्लियस इज नॉट इक्वल टू द या इज नॉट ओवरलैपिंग विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम नॉन पोलर की बात करें, नॉन पोलर का मतलब कि कोई पोलैरिटी नहीं है ना। पोलैरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपका पॉजिटिव न्यूक्लियस है और जो आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड का और इस पॉजिटिव न्यूक्लियस का सीओजी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। इस सीओजी सुन के कंफ्यूज मत होना। सीओजी से मेरा कहने का मतलब यही है बस इतना कि जहां जहां पर ये जो इनका पूरा ग्रुप है ना, तो ग्रुप को हम कहाँ एज्यूम कर सकते हैं ना, सारा जो आपका नेट चार्ज है वो किस पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव का भी नेट चार्ज बीच में आएगा, नेगेटिव का भी नेट चार्ज बीच में आएगा। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव इस साइड खिसका हुआ है, नेगेटिव उस साइड खिसका हुआ है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, एक पोलैरिटी आ जाती है।
ये वाली साइड आपकी पॉजिटिव हो जाती है और वो वाली साइड आपकी नेगेटिव हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या होती है, यहाँ पे पोलैरिटी इंट्रोड्यूस हो जाती है। बट यहाँ पर क्या होता है, आपका न्यूक्लियस का सीओजी या आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सीओजी है वो सेम जगह पे है, तो यहाँ पर कोई पोलैरिटी नहीं होती है, तो ये आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है। तो आपने क्या समझा कि डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर और जो एक होते हैं नॉन पोलर। तो पोलर तो ऑलरेडी पोलराइज्ड है, ठीक है। अब हमारा कॉन्सेप्ट आने वाला है पोलराइजेशन का। तो पोलराइजेशन जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, उसका सिंपल सा मतलब है, अगर मैं कुछ करके, है ना, कुछ करके इस पॉजिटिव को इधर ले आऊं और इस सारे नेगेटिव को उधर ले आऊं, तो ये भी पोलराइज्ड हो जाएंगे। दैट मींस इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ व्हाट वी से न्यूक्लियस। अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा डिस्टर्ब कर दूं, है ना, पॉजिटिव को एक साइड ले आऊं, नेगेटिव को एक साइड ले जाऊं, तो उसकी वजह से क्या होगा, पोलैरिटी इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगी, और इसी चीज को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। सो पोलराइजेशन वर्ड सुन के कभी कंफ्यूज नहीं होना है। पोलराइजेशन सिर्फ इतना मतलब होता है कि आपने जिस डाइलेक्ट्रिक को या जिस भी एलिमेंट को आप ले रहे हैं, आपने उसके मॉलिक्यूल के साथ क्या किया, मॉलिक्यूल के साथ आपने ऐसा कर दिया कि उससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आप एक साइड ले गए और न्यूक्लियस को आप दूसरी साइड ले गए, ठीक है। अब हम ऐसा करते कैसे हैं, करते हम इसको इस तरह है कि अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं, है ना, ये जो आपका मॉलिक्यूल है अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में चला जाए ना, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो पॉजिटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव चार्ज इधर है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव आएगी ना, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है। तो क्या होगा कि आपके जो ये सारे इलेक्ट्रॉन है ना, ये सारे इस साइड चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका पॉजिटिव चार्ज इस साइड है। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से ये होगा, इस वजह से ये होगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, वो ऑन नेट इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें भी एक पोलैरिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। पॉजिटिव इस साइड रहेगा और नेगेटिव उस साइड रहेगा, और इसी चीज को हम बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। सो आप नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज कर सकते हो, और पोलर डाइलेक्ट्रिक तो ऑलरेडी ही पोलराइज्ड है, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये सीखा कि अगर आप कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो तो किस तरह से बिहेव करता है, अब हम यहाँ पर ये सीखने वाले हैं कि अगर हम किसी इंसुलेटर को या डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करता है। आप ये एज्यूम कर लीजिए कि ये जो आपका जो स्लैब है ना, दिस इज एन इंसुलेटर, ठीक है। इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है ना, और अब इस पे एक इंड्यूस्ड चार्जेस आ गए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटर पिक्चराइज करने के लिए मैं यहाँ पर एक बड़ा सा पॉजिटिव और यहाँ पर एक बड़ा सा नेगेटिव चार्ज रख दे रहा हूँ, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है कि इस पॉजिटिव चार्ज से उस नेगेटिव चार्ज की तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो डाइलेक्ट्रिक को अगर आप रखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसमें क्या होगा, आपका पोलराइजेशन होगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ चार्ज इंड्यूस होगा ना, अगर आपका चार्ज यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है ना, कुछ कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अट्रैक्ट होकर आ जाएगा, कुछ कुछ पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पर अट्रैक्ट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। ये आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आप अप्लाई कर रहे हो, और ये इसके अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, ठीक है। आई एन नाम दे रहा हूं मैं, इसकी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफरेंस जो है यहाँ पर कंडक्टर से बस इतना आ रहा है कि कंडक्टर के पास ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, इनकी कोई कमी नहीं है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव तब तक आते रहेंगे जब तक ये ई इंटरनल इज नॉट इक्वल टू ई एक्सटर्नल। लेकिन यार ये तो इंसुलेटर है ना, इंसुलेटर में एक कमी है, ठीक है। इंसुलेटर में इन इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो उस कमी की वजह से क्या होगा कि ये जो आपके इंड्यूस्ड चार्जेस है ना, वो उस लेवल तक नहीं जा पाएंगे जिस वजह से ये इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करें। तो क्या होगा, ये बस इतना कर सकते हैं कि जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको कम कर देंगे, ठीक है। तो जो आपकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो कि कंडक्टर के केस में 0 थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें से ई इंटरनल माइनस कर दो, ठीक है। दिस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू व्हाट, इट इज ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस और ड्यू टू द पोलराइजेशन। क्योंकि चार्ज भी क्यों इंड्यूस हुए हैं, क्योंकि यार यहाँ पर जो कोई मॉलिक्यूल रहा होगा, अगर ये नॉन पोलर रहा होगा तो ये पोलराइज हुआ होगा ना, एक साइड पॉजिटिव आया होगा और एक साइड नेगेटिव आया होगा ना, और नेगेटिव इस तरह से आया होगा कि ये पॉजिटिव के पास जाए, और यहाँ पर पॉजिटिव इस तरह से आया होगा कि नेगेटिव के पास जाए। तो अंदर से अगर आप इसको मैग्नीफाई करके देखो तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर पोलराइजेशन हुआ है, और अगर आप बाहर से देखो तो आपको पता चलेगा इस पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर कर रही है, ठीक है। तो आपकी जो ई नेट होगी ना, दैट विल बी द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई नेट को मैं ई रिड्यूस्ड भी बोल देता हूं, ठीक है।
तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपकी रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। दैट मीन्स आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से अपने माइंड में बैठा लेनी है कि आप जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइलेक्ट्रिक को लेके आते हो तो डाइलेक्ट्रिक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर करता है। ठीक है, हमेशा ये बात याद रखना कि डाइलेक्ट्रिक जो भी है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर करेगा। अगर वो नहीं था तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा थी, और जब वहां पर आप डाइलेक्ट्रिक को लेके आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई। और यही चीज मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लेक्चर में भी पढ़ाई थी। ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज में स्टार्टिंग में मैंने आपको समझा रखा है। अगर आपने वो चीज समझी है तो आपको इस चीज को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक बार उस लेक्चर को ढंग से देख लीजिएगा, आपको थॉरली समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का परमिटिविटी या इस डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के साथ क्या रिलेशन है, वो बेटर रहेगा आपके लिए। यहां पर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहे थे, तो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के बोलते हैं या के से डिनोट करते हैं। और उसका जो एक्सप्रेशन होता है ना, वो क्या होता है कि जो आपने अप्लाई करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपकी रिड्यूस्ड वैल्यू आई थी, आपको देखो मैं इसको लिख ही दिया मैंने रिड्यूस्ड, दैट मीन्स इसकी वैल्यू इससे कम होगी, है ना। अगर इसकी वैल्यू इससे हमेशा कम है, क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर एयर का केस है तो ई अप्लाइड और जो रिड्यूस्ड है ना वो सेम रहेगा आपका, ठीक है, क्योंकि रिड्यूस होगा ही नहीं, तो इसलिए आपका के की वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप एयर को छोड़ के कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम ला के इंट्रोड्यूस करते हो, उसकी वजह से क्या होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो रिड्यूस हो जाएगी और डिनोमिनेटर में एक छोटी वैल्यू आएगी। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो k इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। 1 तब होगा जब वो एयर में रखा था, और हमेशा 1 से बड़ा होगा जब वो किसी भी और मीडियम में रखा था। क्यों? क्योंकि उस मीडियम के रखने की वजह से जो डिनोमिनेटर है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। और हमने इसके फॉर्मूले को इस तरह से ही डिफाइन कर रखा है कि दैट योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, अगर आपको के की वैल्यू कोई भी हमेशा 1 से कम देता है, बोलता है 0.98 है, 0.5 है, उस पर बिलीव मत करना। दीज आर द रॉन्ग वैल्यूज बिकॉज के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 if we are talking about any dielectric and is equal to 1 if we are talking about air or vacuum। अब हम समझते हैं what is dielectric breakdown। dielectric breakdown, ठीक है। देखो इंसुलेटर में आपको एक चीज पता है कि इंसुलेटर्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन की हमेशा कमी होती है। तो उस वजह से क्या होता है, उसकी एफिनिटी इस तरह की होती ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के जाए, ठीक है, उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन को लेने की आकांक्षा होती है। तो अगर आप इंसुलेटर में, दैट मीन्स आपका जो न्यूक्लियस है ना वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स को बांध के रखता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हो, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगने की वजह से क्या होगी, इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगेगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स पर कुछ फोर्स लगेगी। अब क्या है, आपका यहाँ पे दो फोर्सेस के बीच में युद्ध है। एक है आपकी इंटर न्यूक्लियर फोर्स और एक है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। देखो जब तक इंटर न्यूक्लियर फोर्स या वो फोर्स जिससे आपका न्यूक्लियस आपके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है वो ज्यादा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तब तक तो ठीक है। बट एक लिमिट आएगी, एक ऐसा लेवल आएगा जहां पर आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटर न्यूक्लियर फोर्स को ओवर पावर कर देगी। और जब वो उसको ओवर पावर कर देगी ना, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को छोड़ के चल देंगे। और हम तब बोलते हैं कि आपके डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब क्या है कि आपकी एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ने इतनी फोर्स जनरेट कर दी है आपके डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर, कि वो न्यूक्लियस को छोड़ छोड़कर भागने लगे हैं, ठीक है। दैट मीन्स दोस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री नाउ। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री हो जाते हैं किसी भी मटेरियल में, दैट मीन्स दैट हैज बिकम अ कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट इट हैज गॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जब आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, तो जब आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, देन योर इंसुलेटर बिकम्स कंडक्टर, ठीक है। और जिस लेवल पे जाके आपका इंसुलेटर कंडक्टर बन जाता है ना, या जब आपका इंसुलेटर कंडक्टर बन जाता है, इस चीज को आप बोलते हो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अब ये जो फिनोमिना है ना, ये जो चीज मैंने आपको समझाई है, इसी से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ।
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या बताती है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये बताती है कि हम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हैं, है ना, कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हैं या कितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दे सकते हैं जब तक आपका जो मटेरियल है उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं होता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन आपको मैंने पहले बताया, ठीक है, तो अब उसको समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैंने आपको अपने एक लेक्चर में बताया था ना कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता हूँ या पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलता हूँ तो दोनों सेम चीज़ें हैं, और अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट को आप इंटरचेंजेबली यूज कर पाओ। सो इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट वी कैन अप्लाई टू अ डाइलेक्ट्रिक बिफोर इट्स डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने से पहले आप कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगा सकते हो, दैट गिव्स योर व्हाट वी से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो पेपर का और एयर का। ठीक है ना, पेपर के केस में ये वैल्यू होती है आपकी 14,000 और एयर के केस में होती है 800। ये वोल्ट पर एमएम है, दिस इज ऑल्सो वोल्ट पर एमएम। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है, पेपर से चलो एज्यूम करते हैं, ठीक है, पेपर से इसको समझते हैं कि अगर आप पेपर में इस तरह की सिचुएशन इंड्यूस कर दो कि आपका 14,000 वोल्ट का डिफरेंस सिर्फ 1 मिलीमीटर के फासले में आ जाए, है ना, 14,000 वोल्ट सिर्फ 1 मिलीमीटर में आ जाए, तो इस लेवल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, इतने पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जिस लेवल की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस काबिल होगी कि वो पेपर के जो एटम्स है ना उससे इलेक्ट्रॉन को पुल ऑफ कर सके। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन आपके फ्री हो जाएंगे और आपका जो पेपर होगा वो कंडक्टिंग हो जाएगा। इसी तरह से एयर के लिए वो वैल्यू है 800। अगर आपकी जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू 800 से ज़्यादा हो जाती है तो आपकी जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो छोड़ छोड़ के भागेंगे और उसकी वजह से क्या होगा, इसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा एंड एयर विल बिकम कंडक्टिंग। इट इज़ द सेम फिनोमेना दैट हैपन्स इन केस ऑफ लाइटनिंग, क्योंकि क्योंकि बाई बेसिकली क्या होता है, एयर आपकी नॉन कंडक्टिंग है, एयर आपका इंसुलेटर होता है, बट बिजली अगर आसमान में चमक रही है और वो ज़मीन पे आके गिर रही है, दैट मीन्स आपकी जो एयर है वो कंडक्टिंग बनी है। तो एयर कंडक्टिंग कब बनती है, जब उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो सच में पसंद आया सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।